आज के इस वीडियो के अंदर हम फिशर प्रक्षेपण सूत्र यानी फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे। इस वीडियो को अंत तक आप देखें। असममित जो कार्बन परमाणु युक्त अणु हैं उनको द्विविमीय रूप में प्रदर्शित किया जाता है। और ये जो सबसे पहले फिशर नामक जो वैज्ञानिक था उन्होंने एक विधि दी थी जिनमें हमें जो संरचनाएं हमें प्राप्त होती हैं उन संरचनाओं को हम फिशर प्रक्षेपण सूत्र कहेंगे। इसमें सबसे पहले हमें दो परस्पर काटती हुई रेखाएं हम खींचेंगे। जैसे ये एक हमने क्षैतिज रेखा खींची है और दूसरी हम इस तरीके से दूसरी रेखा ऊर्ध्वाधर हम खींचेंगे, यानी परस्पर एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं खींचेंगे। इसमें ये जो इनके जो सिरे हैं वो ए बी सी डी इस तरीके से इनको हमने नाम दे दिया है। और ये जो बीच में जो कार्बन है ये किरेल कार्बन है। इस कार्बन की चारों संयोजकताओं पर अलग अलग जो समूह जुड़े हुए हो उसको किरेल कार्बन कहते हैं। जैसे ये किरेल कार्बन है और इसे ए बी सी डी इस तरीके से ये समूह जुड़े हुए हैं जो अलग अलग हैं। फिशर प्रक्षेपण सूत्र लिखने के लिए आपको दो परस्पर काटती हुई रेखाएं खींचनी है, एक ऊर्ध्वाधर होगी और दूसरी क्षैतिज होगी। मुख्य कार्बन परमाणु है वो ऊपर से नीचे की ओर लिखते हैं, यानी कि यहां से लेकर यहां लिखेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ हम लिखेंगे। ये जो कार्बन है ये C1 कार्बन होगा, जो पहला कार्बन होगा। और उस पहले कार्बन को जो ऊर्ध्वाधर रेखा है जैसे CD रेखा है इसके ऊपर की तरफ उस कार्बन को लिखेंगे। और फिर नीचे के नीचे हम जो अन्य जो समूह हैं जो एल्किल समूह है वो लिखते हैं। परमाणु से जो दूसरे समूह जुड़े हुए हैं वो क्षैतिज रेखा है जो AB रेखा है उस पर हम प्रदर्शित करेंगे, दोनों सिरों के ऊपर उसको प्रदर्शित करेंगे। ऊर्ध्वाधर जो रेखा है जो CD रेखा है वो कागज के तल की ओर झुकी हुई होती है, यानी कि ये जो दृष्टा होता है जो देखने वाला होता है उससे दूर होती है, यानी कागज के तल से नीचे की ओर झुकी हुई होती है ये। और जो क्षैतिज रेखा है वो ऊपर की तरफ है, यानी कि जो दृष्टा होता है देखने वाला है उसकी तरफ होती है। जैसे हम कुछ उदाहरण द्वारा इसको समझते हैं। जैसे ये उदाहरण है जिसमें पहला जो उदाहरण है ये लैक्टिक अम्ल का है और इसको डी लैक्टिक अम्ल कहेंगे। इसमें ये जो लैक्टिक अम्ल है इसमें मुख्य जो कार्बन है C1 जो COOH है जो ऊर्ध्वाधर रेखा के ऊपर है और नीचे एल्किल समूह है। इस तरीके से दोनों तरफ जो क्षैतिज रेखा है उसमें अन्य समूह हमने जोड़े हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन OH समूह है और हाइड्रोजन ये परमाणु इस पर जुड़े हुए हैं। तो ये डी लैक्टिक अम्ल है या एल एल्फा एलिनीन है, ये एलेनीन। और जो तीसरा है ये है एल लैक्टिक अम्ल। तो इसमें भी देख लीजिए जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उस पर हमने मुख्य श्रृंखला के अंदर जो मुख्य कार्बन है C1 उसको प्रदर्शित किया है और एल्किल समूह को नीचे की तरफ प्रदर्शित किया है। ये बीच में यहाँ पर किरेल कार्बन है और एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ OH समूह जुड़ा हुआ है, एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो इसको एल लैक्टिक अम्ल और इसको डी लैक्टिक अम्ल हम कहते हैं। मैंने एक वीडियो डाल रखा है डी और एल जो नामकरण है वो, तो यहाँ पर जो लिंक आ रही है उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। और फिर ये जो तीसरा है ये सूत्र है ये एल ग्लिसरॉल्डिहाइड का है और इसमें भी जो मुख्य समूह है वो एक एल्डिहाइड समूह है जिसमें C1 जो कार्बन है ये लिखा हमने ऊर्ध्वाधर रेखा के ऊपर और जो एल्किल समूह नीचे की ओर हमने लिखा है और OH और H इस तरीके से लिखा है। तो ये एल ग्लिसरॉल्डिहाइड है। अब देखिए जो फिशर प्रक्षेपण सूत्र हम लिखते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए। प्रक्षेपण सूत्र को प्रक्षेपण तल से न तो कभी उठाया जाना चाहिए और न ही इन्हें घुमाया जाना चाहिए, क्योंकि लंबवत बंध वास्तव में प्रक्षेपण तल के नीचे होते हैं और समांतर रेखा पर बंध इस तल के ऊपर होते हैं। इसलिए प्रक्षेपण सूत्र को कागज पर 90 डिग्री या 270 डिग्री के कोण पर नहीं घुमाया जाना चाहिए। इस प्रकार के घुमाव से जो मूल यौगिक हैं
उनका प्रतिबिंब रूप प्राप्त होगा। प्रक्षेपण सूत्र को 180 डिग्री के कोण पर घुमाया जा सकता है। इससे क्या होगा कि इसका जो त्रिविमीय रूप है वो नहीं बदलेगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, इनको दोनों जो सूत्र हैं, पहला सूत्र है उसको 180 डिग्री के कोण पर घुमाया है हमने। इस तरीके से इसको घुमाने पर ये जो CH समूह है 180 डिग्री कोण पर घुमाने से ऊपर की तरफ आ गया है और COOH समूह है वो नीचे की तरफ आ गया है। और ये जो OH है ये इधर आ गया है और H इधर आ गया है, मतलब ये चेंज हो रहा है 180 डिग्री कोण पर। अब इसको वापस हम 180 डिग्री कोण पर घुमाएंगे तो जो मूल संरचना है पहली वाली ये हमें वापस प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से 180 डिग्री कोण पर इसको घुमाया जा सकता है। इसके अलावा देखो, जो किरेल कार्बन है उस किरेल कार्बन पर दोनों समूहों के 2 बार अंतर परिवर्तन पर विन्यास नहीं बदलता। 2 बार अंतर परिवर्तन करें, जैसे ये है पहली संरचना, देखिए इसमें ऊपर कार्बोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है और नीचे एल्किल समूह यानी मेथिल जुड़ा हुआ है। और इसके जो किरेल कार्बन है इसके राइट साइड में OH समूह है और लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। 2 समूह का स्थान बदलने पर, अगर 2 समूह है उनका स्थान हम बदल दें तो देखो हाइड्रोजन और जो OH है इन दोनों का स्थान बदलेंगे तो इस तरीके से हमें संरचना प्राप्त होगी। यानी कि जहां पर H था वहां पर OH समूह आ गया है और जहां पर OH समूह था वहां पर H आ गया। अब इसको भी अगर हम 2 समूह को और घुमाएं तो देखिए इनमें से हमने किसको घुमाया है, ये जो CH3 समूह और OH समूह है इसको हमने घुमाया। तो यहाँ पर OH था उसके स्थान पर CH3 आ गया और CH3 था वहां पर OH समूह आ गया है। तो इनमें आपको ये पता लग रहा है कि ये जैसे ये पहली संरचना और जो तीसरी संरचना है, ये तीसरी संरचना है और ये मान लेते हैं दूसरी संरचना है। तो पहली संरचना और तीसरी संरचना है, इनके जो विन्यास है वो समान है। जबकि जो पहली संरचना है और ये दूसरी संरचना है, ये दोनों जो संरचनाएं हैं इनका जो दर्पण प्रतिबिंब है यानी कि ये एक दूसरे के प्रतिबिंबी समायवी हैं। तो इस तरीके से ये हैं। और इसके अलावा यदि किरेल कार्बन परमाणु पर एक समूह या समूह की स्थिति को स्थिर करके अन्य 3 समूह की स्थिति को दक्षिणावर्त या वामावर्त घुमाएं तो मूल यौगिक का विन्यास नहीं बदलेगा। देखिए कैसे, ये हमने यहाँ पर लिया है, ये संरचना मान लेते हैं 4th है और ये 5th संरचना है। इसमें इन दोनों को हमने घुमाया है जैसे हाइड्रोजन और इसको, तो इस तरीके से इसको घुमाने पर जो हाइड्रोजन है वो CH3 के स्थान पर आ जाएगा और CH3 है वो OH के स्थान पर चला गया। तो देखो यहाँ पर, और OH है वो यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि H को CH के स्थान पर भेज दिया, ठीक है। तो यहाँ पर पहले H था, यहाँ पर CH आ गया, फिर CH3 को OH के स्थान पर भेजा है। तो यहाँ पर CH3 था मतलब OH था और यहाँ पर CH3 था, देखो ये यहाँ पर आ गया और यहाँ पर OH था वो यहाँ पर आ गया। मतलब हमने क्या किया है कि जो किरेल कार्बन परमाणु पर एक समूह या एक समूह की स्थिति को स्थिर रख लिया हमने, मतलब इसको स्थिर रख के हमने इनको घुमाया है। तो दक्षिणावर्त घुमा सकते हैं या वामावर्त हम घुमा सकते हैं। तो जो मूल यौगिक था उसका विन्यास नहीं बदलता। तो फिशर प्रक्षेपण सूत्र में मुख्य कार्बन को हमेशा ऊपर की तरफ लिखते हैं और जो नीचे की तरफ जो एल्किल समूह है उसको नीचे की तरफ हम लिखते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा।